इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। और इवनिंग सर? सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। और चेयरमैन साहब बहुत का अच्छा कर रहे हैं लखनऊ में। अरे सर। दास सर और सभी मित्र सर। बंधुओं को नमस्कार। हाँ सर, नमस्ते भैया। सर 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 तो हम वेबिनार के लिए वेलकम से करने से पहले हम एक थैंक्स देना चाहेंगे जो नेशनल सेमिनार में आप लोग का मदद मिला। हमारे पास एक्चुअली 167 का रजिस्ट्रेशन हुई थी और लखनऊ से 2 भेलोर फिर ऑन साइट पे रजिस्ट्रेशन हुआ था। टोटल 169 हमारे साथ जो रजिस्टर्ड हुए जो नेशनल सेमिनार हुआ था। गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग। तो मेरे ख्याल में कानपुर भेलोर ने आप लोगों का अच्छा आतिथ्य किया होगा। अगर कोई त्रुटि रहेगा तो जरूर बताइएगा। इस बार कुछ जो है हम लोग जो लोग रजिस्ट्रेशन किए हैं, जो लोग नहीं आ पाए, तो उनको पिछले साल जैसे हम जो सोविनियर छपा है वो भी बाय पोस्ट जाएगी और साथ साथ उनको हम सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन भी दे रहे हैं। तो ये काम अगले हफ्ते चालू हो जाएगी, मतलब मंडे से चालू हो जाएगी। तो मैं ख्याल में इन द दिसंबर इटसेल्फ जो लोग रजिस्टर्ड हुए और न आ पाए वो कम से कम वो हमारा देख लेंगे कि हम लोग ने क्या क्या इसमें टॉपिक चली थी, क्या क्या डिसीजन हुई थी। और साथ ही हमारे एक वैल्यूअर मेंबर आजमगढ़ से उनका सुझाव था कि हम लोग एक जो है डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मतलब डॉक्यूमेंट्री बनाए। तो ये डॉक्यूमेंट काम भी शुरू हो जाएगा, हो सकता है जनवरी में वो भी आपको मिल जाएगी। तो ये पूरा हम लोग 25 नवंबर और 26 नवंबर जो हम लोग ने मेट्रो विजिट किया था वो दोनों कंपाइल करके हम लोग डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। तो आइवा का डॉक्यूमेंट्री इसको पूरा फीडबैक मिल जाएगी। हम देखते हैं कितना क्या अच्छा हो जाएगी क्योंकि ये हमारा पहला कार्यक्रम होगा। तो हो सकता है कुछ अगर कमी रही तो अगले वर्ष सही कर लेंगे, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री बहुत जल्दी आप लोगों को मिल जाएगी जनवरी में। एक थोड़ी चेंजेस और हम कर रहे हैं कि हम लोग वेबसाइट में जो जो मेंबरशिप आप लोग दी गई है, एक्चुअली हमारे एसोसिएशन तरफ से ये था कि सबको आइवा /010102 को मिलती थी। उसके बाद हम लोगों ने काउंसिल में डिसाइड किया कि हम लोगों ने 3 कैटेगरी बनाई, फेलो मेंबर, आसो मेंबर और ट्रेनी मेंबर। तो फेलो मेंबर कैटेगरी उनको रख रहे हैं जो लोग जो है इनकम टैक्स से रजिस्टर्ड है, और जो लोग डिग्री करने के बाद 5 साल हुआ थे उनको हम एसोसिएट मेंबर दे रहे हैं, और जो लोग नए आए हैं 5 साल के नीचे है दूसरे का प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग मेंबर दे रहे हैं। ये सर्टिफिकेट सब इश्यू हो चुकी है, मतलब शुरू से ही हो चुकी है, लेकिन वो सर्टिफिकेट सब आपको बहुत जल्दी आप उसको डिस्ट्रे करनी पड़ेगी क्योंकि हमारा नए जो मेंबरशिप सर्टिफिकेट जाएगी थ्रू वेबसाइट में, वो जैसे हमारा आइवा/001 मेरा नंबर है तो मेरा नंबर हो जाएगी आइवा/FM/001। किसका हो जाएगी AIVA/FM/AM ये सब हो जाएगी। तो इसलिए वो जो सर्टिफिकेट आप लोग गई हुई है ये 202 मेंबरशिप नंबर जिनका था उनका चेंज हो जाएगी। उसके बाद हम लोग ने जो वेबसाइट में जो डिजाइन कर रहे हैं उसमें सर्टिफिकेट का कलर भी चेंज कर रहे हैं। जो फेलो मेंबर है उनको गोल्डन कलर का सर्टिफिकेट मिलेगी, और जो एसोसिएट मेंबर है उनको सिल्वर कलर मिलेगी, और जो ट्रेनिंग मेंबर उनको ब्रोंज कलर मिलेगी। तो उसी सर्टिफिकेट कलर से देख के आप समझ में आ जाएगा फेलो मेंबर कौन है, एसोसिएट कौन है और ट्रेनिंग मेंबर कौन है। तो ये मेरे ख्याल में जनवरी में, दिसंबर हो सकता ना हो पाए लेकिन जनवरी में ये सर्टिफिकेट आपको सब मिल जाएगी। और जो सर्टिफिकेट मिल जाए फिर आप कंफ्यूजन न होइएगा, जो सर्टिफिकेट पहले मिल चुके उसको डिस्ट्रॉय कर लीजिएगा या रखे रहिएगा, वो पुरानी है, लेकिन ये सर्टिफिकेट को अपने ऑफिस में जरूर टाइम रखिएगा। अपने कार्ड जैसे आप दूसरे संस्था का लिखते हैं कि हम फलाना मेंबर है, ऐसा मेरे ख्याल आइवा वाले कुछ कम लिखना शुरू करते हैं विजिटिंग कार्ड में कहीं पे भी। तो सबसे अनुरोध है कि क्योंकि आप आइवा का मेंबर है तो इसलिए आइवा का मेंबर जरूर डालिए अपना विजिटिंग कार्ड में, लेटर पैड जहां करना है अपना आइवा का मेंबरशिप मतलब मेंबर है ये जरूर उसमें डालिएगा। ये रहा हमारा सेमिनार के बारे में। और सोविनार आपका अगले हफ्ते से भेजना शुरू हो जाएगी, दिसंबर तक आपको मिल जाएगी सोविनार। और जो लोग नहीं आ पाए थे उनका हम भेजेंगे सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन। तो उम्मीद करता हूँ नेशनल सेमिनार आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई कमी होगी, हरिओम गिरी जी आए थे, तो अगर कुछ फीडबैक देना चाहें तो फीडबैक दे सकते हैं। तो हम आज का वेबिनार शुरू करने से पहले हम आपको वेलकम कर रहे हैं हमारा चेयरमैन डॉक्टर मुकेश, जो हमारा इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स की चेयरमैन भी है और यूपीटीटीआई की प्रोफेसर है। और हमारा साथ रमाकांत यादव जी भी है, वो आईपी सेक्रेटरी इमीडिएट पास सेक्रेटरी है। तो वो अभी महीने पहले सेक्रेटरी थे और इमीडिएट पास सेक्रेटरी अभी है, तो उनको वेलकम कर रहे हैं। और हमारे साथ हम स्पेशल आज हमारा स्पीकर है अमित कुमार सिंघल साहब। वो डॉक्टर अमित कुमार सिंघल वो मुजफ्फरनगर से है, वो कैपिटल गेन पे एडिशन करेंगे। और वही मुजफ्फरनगर का आरएम साहब को भी आज चीफ गेस्ट आना था, लेकिन वो शायद नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो आज बिना चीफ गेस्ट हम लोग काम चलाएंगे।
तो हमें वेलकम कर रहा हूँ हमारे मुकेश सर से और रमाकांत यादव जी से और हमारा स्पीकर सेंगल साहब से और हमारे साथ जुड़े हुए सभी मेंबर्स जो दूसरे स्टेट से दूसरे सिटी से जुड़े हुए हैं उनको सब वेलकम कर रहे हैं। आज एक्चुअली हमारे साथ जनरल से आज क्योंकि आज शादी का मौसम चल रही है, हमारा सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी ये लोग कोई है नहीं और हमारा वाइस प्रेसिडेंट इंट्रोडक्शन करने के बाद उनका ही लायंस क्लब मीटिंग है वो चले जाएंगे और बाकी हम मैनेज करेंगे, हम लोग इसे आपस में मैनेज करेंगे। तो शादी के चक्कर में कुछ गैदरिंग होता कम होगी लेकिन फिर भी ठीक ठाक रहेगी। तो मैं हमारा मुकेश सर से अनुरोध करूंगा वो दो बातें। मैं कुछ एक मिनट ऐड करना चाहता था, 2 सेकंड बस। जी 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 श्योर। मेरा ये कहना था कि जो भी हम लोग अपनी रिपोर्ट में नीचे मेंबरशिप लिखते हैं उसमें हर रिपोर्ट में नीचे आईबा की मेंबरशिप लिखेंगे। आईबा की मेंबरशिप को अपनी रिपोर्ट का पार्ट बनाएं। जहाँ साइन करते हैं वहाँ आईबा की मेंबरशिप जरूर लिखें कभी मेरे साथ में। जी जी ये मेरा सजेशन है। नहीं ठीक है, लिखना चाहिए। हाँ सर, मुकेश सर। हाँ, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद दास साहब का। और हरिओम गिरी साहब का भी जो सजेशन है वो मुझे लगा कि आपके आईबा के लिए बहुत यूजफुल है। उन्होंने बहुत कंस्ट्रक्टिव सजेशन दिया है। मैं आप सभी लोगों को पुनः शुभकामनाएं देता हूं कि आपका जो नेशनल सेमिनार हुआ, मैं भी उसका पार्ट था लेकिन कुछ व्यस्तताओं के कारण मैं 2 घंटे ही वहाँ पर रुक पाया था। लेकिन जितनी देर भी था, the event was really well organized and that was really very fruitful event. It was attended by a number of professional practitioners across the country. That was a pan-India event. Today, Engineer S.S. Das decided to organize a talk on capital gain. So this is really very exciting topic of today's life because the Finance Minister of India, she has announced that I think in 2024, Government of India has decided to minimize the total number of capital which we kept in our saving accounts. So when the money will come in the market, everybody has to see about the capital market and mutual funds and all these things. Nobody can remain away from market. So these type of discussion, these type of topics which thus are already selected, and time to time he decided to organize webinars on such type of topics. That is really nice and wonderful, and that is beneficial not only for All India Valuers Association but for Institute of Engineers also. So on behalf of Institute of Engineers, on behalf of IVA also, because I don't think these are two separate entities. We always think we both are running together. We are sharing the success of each other. So I welcome you all, and I welcome today's guest speaker also. And जैसा दास साहब ने कहा कि whatever you enjoyed here in Kanpur, whatever you learned, there may be some good experience, there may be some little bit bad experience, but when we go to attend such type of conferences, we have to be really a little bit humble. So nothing is very, you can say, special, which we can underline, but the event was really fantastic. So I welcome you all, and I welcome the today's guest speaker also. Thank you. Thank you, sir. I like to invite our Vice President Manoj Kumar Srivastava to introduce our speaker. Manoj Kumar Srivastava, please. Thank you, Rajesh. I've been given the opportunity to introduce my guest speaker, Dr. Amit Kumar Singhal. Very, very good evening to all the members of IVA. Dr. Amit Kumar Singhal is a very renowned valuer of our fraternity. He belongs to Muzaffarnagar, UP.
He was born on 31st of January 1975. He did his BTech in civil engineering from NIT Surat, and thereafter he pursued his MBA in HR and marketing from Punjab Technical University, and later on he did PhD in management, agriculture marketing from Singhania University, Jhunjhunu, Rajasthan. He is a registered valuer of immovable property under 34 AB, and also he is a registered valuer under Companies Act. He started his career as a site engineer with JMC Projects India Limited, Ahmedabad. Later on, he worked as quality control engineer with Sri Balaji Construction, Muzaffarnagar. He was also principal in SD Polytechnic, Muzaffarnagar. He was head Department of Civil Engineering in SD College of Engineering and Technology, Muzaffarnagar. Since he is a visiting professor at Department of Civil Engineering and Architecture in Sri Ram Group of Colleges, Muzaffarnagar also. Since 2019 till date, he is working as professional consultant along with guest lecturer in professional institutions. This was the very short introduction of our renowned valuer Dr. Amit Kumar Singhal ji, and I hand over this opportunity to our guest speaker to speak on his topic capital gain. Thank you. सर थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सब मेरे मित्रों को। सबसे पहले मैं आदरणीय दास साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं कुछ बोल पाऊँ। दरअसल मैं कैपिटल गेन पे वैल्यूएशंस करता हूँ, तो वो मेरी वैल्यूएशंस लोग पसंद करते हैं, तो मैं दास साहब से जिक्र कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि आप इस पर हमारे लेक्चर दीजिए। मैं आप सभी बुद्धिजीवियों के बीच में क्या बोल सकता हूँ, मुझे तो कोई घबराहट हो रही है, लेकिन कोशिश करूंगा कि अपना अच्छा मैं आपके सामने बता पाऊँ। जो मैंने वैल्यूएशंस किए हैं वही मेरी केस स्टडीज हैं, जो प्रैक्टिकल वैल्यूएशन मैंने किए हैं उन्हीं को लेकर के मैं आप सबके सामने आया हूँ। और कैपिटल गेन में क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, क्या लीगल पॉइंट ध्यान रखने चाहिए, और कैसे अपने क्लाइंट का बेनिफिट भी देखना है और अपनी रिपोर्ट को भी डिफेंड करना है, इन पॉइंट्स पर कैसे ध्यान रखना चाहिए, ये मैं अपनी रिपोर्ट बनाते समय विशेष ध्यान देता हूँ। क्योंकि कल को वैल्यूअर ऑफिसर स्कूटनी चला जाए तो हम उसको डिफेंड कर पाए अपनी रिपोर्ट को, ये मैं पहले सोच के चलता हूँ, बनाता हूँ रिपोर्ट्स। तो उसके कुछ मेथड्स मैंने अपने गुरुओं से सीखे हैं। संभापति साहब की मैंने बीके संभापति साहब की मैंने सेमिनार भी अटेंड की थी, और अपने वैल्यूएशन को करने के तरीके में मैंने चेंजेस किए। तो अपनी कुछ रिपोर्टें जो मैंने बनाई हैं उन सबको मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगा। उसमें कुछ कमियां मेरे में हो सकती है तो आप सब करेंगे, और जो मुझे पता है मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगा सर, ठीक है। तो मैं सबसे पहले जब भी मैं कैपिटल गेन की वैल्यूएशंस करता हूँ तो मैं कुछ, क्योंकि कॉलेज में प्रिंसिपल रहा हूँ, तो लीगल पॉइंट्स का पहले से ध्यान रखता हूँ। तो सबसे पहले तो कैपिटल गेन केवल तभी हो सकता है जब कोई प्रॉपर्टी किसी ने बेची हो और उसकी बेचने की रजिस्ट्री उसके पास हो। सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन ये रहता है, कई बार लोग मेरे पास आते हैं वैल्यूएशन के लिए कि सर ये कैपिटल गेन की वैल्यूएशन निकालनी है, मुझे प्रॉपर्टी बेचनी है, इसको अगले महीने बेचने वाले हैं या 2 महीने बाद बेचने वाले हैं। तो मैं उनको मना कर देता हूँ, बोलता हूँ कि नहीं, जब आप इसको बेचेंगे या बेच चुके होंगे तब आप मेरे पास इसके कैपिटल गेन की वैल्यूएशन के लिए आइए। क्योंकि जो उसने बेचा है प्रॉपर्टी को, उसमें उसका सारा डिटेल वो लिख के देता है कि ये प्रॉपर्टी मैंने कब खरीदी, 1986 में खरीदी, 1990 में खरीदी, या जिस साल में खरीदी तब तक मैंने कंस्ट्रक्शन किया। तो रजिस्ट्री में वो डिक्लेयर करता है ये सब चीजें। तो एक एविडेंस है हमारे पास कि ये जो निर्माण हुआ है, कंस्ट्रक्शन हुआ है, जिस भी ईयर में हुआ है वो सब उसमें लिखता है। एक उसके साथ वो मैप अटैच करता है आपको रजिस्ट्री में ना, तो उसके साथ वो फोटोग्राफ उस प्रॉपर्टी का उस परचेजर के साथ उसका होता है। ये कुछ बेसिक जरूरी चीजें हैं जो कि मैं कलेक्ट करता हूँ पहले, और उसके बाद फिर मैं वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाने से पहले एक रिटन लेटर लेता हूँ उनसे कि ये आप मुझे लिख के दीजिए,
टाइप तो नहीं कर देता हूँ, प्रिंट आउट निकालता हूँ और उनके साइन करा देता हूँ कि मेरी हिंदी में इंग्लिश में जैसे वो चाहते हैं ऐसे ऐसे ये हमको इस पर्पज की तो हमने 2022 में प्रॉपर्टी बेची है, हमने 1991 में प्लॉट खरीदा था, हमने 1999 में इस पे कंस्ट्रक्शन किया, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, ये हमने रजिस्ट्री में अपनी सब मेंशन किया है और आपसे अनुरोध है कि ये रेजोल्यूशन आप इसको बना के दें। तो ये लेटर मैं जरूर लेता हूँ और उस लेटर की कॉपी अपनी वैल्यूएशन रिपोर्ट के साथ लगा के फोटोकॉपी अपने क्लाइंट को देता हूँ। उनसे मैं उनकी डिटेल लेता हूँ कि उनके मकान में उन्होंने देखने जाता हूँ, फिर इंस्पेक्शन करता हूँ तो कितनी हाइट है, क्योंकि हाइट के हिसाब से रेट चेंज होते हैं हमारे यहाँ। मेरे को कुछ मैंने साथियों को देखा है कि वो वैल्यूएशन रिपोर्ट जब कैपिटल गेन की बनाते हैं तो लैंड रेट तो सर्किल रेट से ले लेते हैं, कई बार वो कंस्ट्रक्शन का रेट भी सर्किल रेट से ही 2001 का उठा लेता है। ये लोग तो 1 अप्रैल 2001 की वैल्यूएशन देनी होती है, ये तो सबको मालूम ही है। 1/4/2017 में रूल आया था कि हमको जो कैपिटल गेन की वैल्यूएशन देनी है वो प्रॉपर्टी अगर 2022 में बिक रही है और 2001 से पहले की खरीदी हुई है तो उसमें हमको 1 अप्रैल 2001 की वैल्यूएशन देनी होगी। तो मैं जो उनकी रजिस्ट्री है, जो उन्होंने रजिस्ट्री की है, जिस ईयर में की है, उसको रजिस्ट्री को उनसे मांगता हूँ, उनकी मैप, उसमें मैप देखता हूँ, उसमें उनकी डिक्लेरेशन देखता हूँ कि कंस्ट्रक्शन का उन्होंने क्या दिखा रखा है, कि ये चौखट कैसे दिखाई है। और जो मैं बता रहा था कि सर्किल रेट लैंड का ले लेते हैं और सर्किल रेट की कंस्ट्रक्शन का ले लेते हैं 2001 का अपने अपने जिले की सर्किल रेट की बुक से। तो लैंड रेट तो हम मतलब 2001 का ले सकते हैं, लेकिन अगर हम कंस्ट्रक्शन का रेट सर्किल रेट से ले रहे हैं तो फिर तो वो कैपिटल गेन की वैल्यूएशन नहीं रहेगी, फिर तो वो एक सिंपल कोई भी कर देगा उसको फिर हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, फिर तो सीएमएस खुद ही कैलकुलेट कर देगा, क्लाइंट को बेनिफिट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो कैपिटल सर्किल रेट तो चाहे 8 फुट की गली हो तभी उनका जो लैंड रेट है वही रहेगा, और कंस्ट्रक्शन चाहे वो पुअर हो या कैसा भी हो, उनका कंस्ट्रक्शन का रेट वही रहेगा। तो मैं जो वैल्यूएशन करता हूँ, मैं सीपीडब्ल्यूडी के कंस्ट्रक्शन के रेट लेता हूँ, उन रेट को मैं मॉडिफाई करता हूँ उनके कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। मैं उसका पूरा अपना बताऊंगा, आपको डिस्कस करूंगा आगे चल के। सबसे पहले तो मैं जब वैल्यूएशन बनाता हूँ तो मैं उसमें जो रिपोर्ट में सबसे पहला लाइन लिखता हूँ वो लिखता हूँ कि वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग कैपिटल गेन्स ऑन रिटर्न कंसेंट टेकन बाय डैश which they sold, सर मेरे शब्द सुनिए, which they sold to sell it, ये सेल डीड को उन्होंने सेल किया है, क्योंकि मेरे पास सेलर आ रहा है कैपिटल गेन की वैल्यूएशन कराने के लिए, तो उनकी रिटर्न रिक्वेस्ट है, उसके हिसाब से मैं करता हूँ। उसके बाद में किस जगह सिचुएटेड मतलब इसको मैं लिखता हूँ, फिर मैं 2 पॉइंट्स एक नोट डालता हूँ ऊपर ही कि दिस रिपोर्ट इज द असेसमेंट द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज ऑन 1 अप्रैल 2001 as requested by Mr. X, legal and other aspects are not to be considered in this report. दूसरा पॉइंट मैं जरूर डालता हूँ, सर ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी इज लीगल मैटर, प्रूविंग ऑफ ओनरशिप डजंट फॉल इन आवर सर्विस। इसके बाद मेरी रिपोर्ट शुरू होती है कि पर्पस ऑफ वैल्यूएशन क्या है, तो उसमें मैं जनरली पर्पस ऑफ वैल्यूएशन में ये लिखना चाहता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, असेसमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एज ऑन 1 अप्रैल 2001 फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग कैपिटल गेन्स। ये पर्पस हमको बिल्कुल क्लियर लिखना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो हमारा क्लाइंट हमारे पास आया है, मैं उसमें लिखता हूँ कि मेरे पास क्लाइंट वगैरह आए हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जरूर डाल देता हूँ और प्रॉपर्टी के फोटो खींचता हूँ मैं, उनको ले जाकर के जो सेल किए हैं उनको मैं साइट पे ले जाता हूँ, वहीं पर मैं उनके फोटो खींचता हूँ। और एक चीज मैं जब फोटो लगाता हूँ ना अपनी रिपोर्ट में, तो जो फोटो मैंने उनका खींचा है वहां पर वो, और एक उनकी रजिस्ट्री पे जो फोटो लगा है वो, दोनों ही मैं अपनी फोटो शीट पे लगाता हूँ रिजेंबल करने के लिए कि ये वही है, अगर वो प्रॉपर्टी डिमोलिश नहीं हुई है आफ्टर सेलिंग। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं ध्यान रखता हूँ सर। उसके बाद मैं लैटिट्यूड्स वगैरह तो डालते ही हैं। उसके बाद जो मेन चीज मैं कैपिटल गेन में करता हूँ कि ये
जैसे लैंड वैल्यू तो हम सर्किल रेट से निकाल ही रहे हैं, जब कंस्ट्रक्शन वैल्यू निकालते हैं तो उसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे कई साथी हैं जो मुझसे कई बार पूछते हैं कि वो CII और बिल्डिंग कॉस्ट इंडेक्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। CII जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग के लिए है। अगर कोई प्रॉपर्टी 2001 से पहले 2001 के बाद बिकी है और हमको 2001 की वैल्यू देनी है, तो 2001 की वैल्यू का जो CII है वो 100 है, और मान लीजिए 2022 में बिकी है तो उसका जो CII है वो शायद 331 है। तो वो एडवोकेट का काम है कि वो 331 डिवाइडेड बाई 100 करके जो वैल्यू देंगे उस वैल्यू को उससे मल्टीप्लाई करके उसका अमाउंट निकाल देगा, और जितने में वो बिकी है वो अमाउंट उसकी रजिस्ट्री में है, दोनों के डिफरेंस से वो कैपिटल गेन को निकाल लेगा। तो कई हमारे जो साथी हैं वो CII और बिल्डिंग कॉस्ट इंडेक्स में कंफ्यूज रहते हैं। CII तो CBDT ने बनाया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने, और जो बिल्डिंग कॉस्ट इंडेक्स है वो हमारा CPWD, जो ये कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्लीन एरिया रेट्स की बदलती रहती है, इसके बेस पे होता है। बेसिकली जो कैपिटल गेन है वो लैंड वैल्यू निकालना तो बहुत आसान है, असली जो इसमें काम है वो है कंस्ट्रक्शन वैल्यू को देना, और वो मैं CPWD के रेट से देता हूँ। अब क्योंकि 2001 का जो साल है उससे अगर पीछे जाए तो ईयर 1992 आता है, जिसका कि बेस है 100। जब हम वैल्यूएशन करते हैं तो हमको उससे पीछे जो बेस है वो 100 बेस को पकड़ना होता है। तो कई मेरे साथी इस बात से भी कंफ्यूज रहते हैं कि वो मतलब 1992 को बेस ईयर बना करके तब 2001 के रेट पे नहीं आते। मैं हमेशा अपनी वैल्यूएशन रिपोर्ट्स में जैसे मैं आपको इसमें दिखाऊं, मैं इस तरह से मैं अगर मैं इससे दिखा पा रहा हूँ तो मेरे को ये मैं ना इस तरह से एक चार्ट बनाता हूँ, और इसमें मैं 2001 के रेट निकालता हूँ 1992 को बेस बना करके। जैसे कि मेरे पास CPWD के रेट्स हैं, और CPWD के रेट्स में जो नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, मैं इसको व्हाट्सएप पे सबको शेयर कर दूंगा इन पेजेस को, और जो आप तक पहुंच जाएंगे। तो उसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 इस तरह के रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर और फ्रेम स्ट्रक्चर है। तो अगर हमारी फ्लोर हाइट मान लीजिए कि किसी ने कंस्ट्रक्शन किया है और मुझे उसकी रजिस्ट्री से मालूम पड़ रहा है ग्राउंड फ्लोर पर 50 मीटर स्क्वायर है, फर्स्ट फ्लोर पर 70 मीटर स्क्वायर है, वुडन जॉइस्ट का है या RBC स्लैब है, जो भी है वो, तो इसमें अगर फ्लोर हाइट हमारी 2.9 मीटर है और वो सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है, और वो टाइप 1 या 2 का कंस्ट्रक्शन, टाइप 1 से मतलब सबसे हल्का कंस्ट्रक्शन, टाइप 2 से मतलब उससे और अच्छा कंस्ट्रक्शन, टाइप 3 से मतलब उससे और अच्छा कंस्ट्रक्शन, टाइप 4 से मतलब उससे और अच्छा कंस्ट्रक्शन। तो उनके प्लिंथ एरिया रेट CPWD ने जनवरी 1 1992 में बेस ईयर 100 मानते हुए दिए हैं, उनको मैं बेस बनाता हूँ। तो जैसे कि कोई मकान अगर सिंगल स्टोरीड है और वो टाइप 4 में है, तो उसका जो CPWD ने रेट दिया है वो 2210 रुपये दिया है 1992 का। ऐसे ही कोई डबल स्टोरी अगर मकान है, उसका उन्होंने दिया है 2145 रुपया, ट्रिपल स्टोरी का दिया है 2210 रुपया। तो वो मकान का क्वालिटी कैसा है, टाइप 1 में आ रहा है, टाइप 2 में आ रहा है, टाइप 3 में आ रहा है, टाइप 4 में आ रहा है, उसके हिसाब से मैं प्लिंथ एरिया रेट लेता हूँ। तो मान लीजिए कि जैसे मेरा ये सामने एक मेरी केस स्टडी है मेरी वैल्यूएशन की, इसमें ये जो मकान है ये टाइप 2 का है, तो इसमें जो डबल स्टोरी घर है, तो इसमें डबल स्टोरी का जो रेट है वो 1950 रुपया है, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है, और हाइट 2.9 मीटर, उसकी हाइट जो है 3 मीटर है, 3.05 मीटर मान लेते हैं। तो उसमें 2.9 मीटर का जो रेट है ग्राउंड फ्लोर का वो 1950 रुपया है, 1950। फर्स्ट फ्लोर का रेट भी यही है। तो अब इसमें हाइट डिफरेंस आ रहा है 2.9 के बाद, उसमें जो ये CPWD का रेट लिस्ट है इसमें लिखा है नीचे कि एक्स्ट्रा फॉर एवरी 0.3 मीटर एडिशनल हाइट अबव नॉर्मल हाइट 2.9 मीटर, यानी कि अगर 2.9 मीटर से 0.3 मीटर ज्यादा हाइट होती है, यानी कि 3.2 मीटर हाइट अगर होती है, तो 75 रुपीज उस रेट में ऐड कर देना है 1950 रुपए में। ठीक है, तो ये वाला बिल्डिंग में मेरे को क्लाइंट ने लिख के दिया,
और मैंने मौके पे भी साइट इंस्पेक्शन किया, तो उनका ये 3 मीटर के करीब बिल्डिंग था। तो मैंने इसको 75 का 50% किया, 37.5 रुपीज। तो मैंने इसको 1950 में ऐड कर दिया। तो ये अब इस बिल्डिंग की हाइट के अकॉर्डिंग रेट आ गया 1950 प्लस 37.5 ग्राउंड फ्लोर का, सेम फर्स्ट फ्लोर का रेट आ गया। तो इन दोनों रेट्स को ऐड करने के बाद हमारा जो ज्वाइंट रेट आ गया 1987 रुपीज 50 पैसा, 1987 रुपये 50 पैसे। अब ये हमारा रेट आ गया 1992 का प्लिंथ एरिया रेट कंस्ट्रक्शन का। अब इसमें हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिफिकेशन और वाटर सप्लाई और सैनिटेशन रहता है, तो वो इसमें मैं नीचे ऐड करता हूँ। वो हमको कोशिश ये करना होता है क्लाइंट को कैपिटल गेन बचे, वो हमारे पास आया है, हम उसको बेस्ट सर्विस दें। और मैंने वैल्यूअर सेल जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है, उनका एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें वो वैल्यूअर की जो रिपोर्ट होती है उसमें जो वो इलेक्ट्रिफिकेशन और सैनिटेशन के जो परसेंटेज जोड़ते हैं वो 25% तक वो ले सकते हैं। तो मैंने इसको 25% इलेक्ट्रिफिकेशन, वाटर सप्लाई और सैनिटेशन को इस रेट में ऐड किया। 1987.5 में मैंने 25% इसको ऐड किया, तो 496.88 रुपीज इसमें ऐड हो गए। अब ये रेट बन गया 2484.35, यानी कि ये प्लिंथ एरिया रेट आ गया 1/1/1992 का 2484 रुपए। तो ये हमारा अब रेट डिसाइड हो गया इस एक पर्टिकुलर टाइप के कंस्ट्रक्शन का। अगर ये कंस्ट्रक्शन ट्रिपल स्टोरी होता तो वो रेट चेंज होता इस CPWD के रेट से। तो मेरा ये बेसिक एक चार्ट बन गया। अब इसके बाद हम अपने निकालते हैं ये वाले, इसमें हमारा बिल्डिंग कॉस्ट इंडेक्सेस है। अगर आपके पास सबके पास ये बिल्डिंग कॉस्ट इंडेक्स का ये होता है, तो इसमें 1992 का जो बिल्डिंग कॉस्ट इंडेक्स है वो 100 है, और 2001 का जो बिल्डिंग कॉस्ट इंडेक्स है वो 166 है। तो अब हमको क्योंकि 2001 की वैल्यू देनी है, तो हम 166 अपॉन 100 यानी कि 1.66 से इस रेट को जो हमने ये 1992 का प्लिंथ एरिया रेट निकाला 2484, इसे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 अप्रैल 2001 का इस बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर का रेट आ जाएगा 4124 रुपये। तो ये रेट हमारा अब एक फॉर्मुलेटेड रेट बन गया। जो अब इसमें एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि अब अगर आप सर्किल रेट 2001 का वहां का देखेंगे तो वो मेरे ख्याल से 3032 को दिखाएगा। जिस भी जगह की आप वैल्यूएशन कर रहे हैं उनकी सर्किल रेट बुक में रेट के साथ साथ कंस्ट्रक्शन रेट भी होते हैं। तो अगर कोई वैल्यूअर सर्किल रेट के कंस्ट्रक्शन रेट ले रहा है तो क्लाइंट का बहुत नुकसान हो रहा है, वो वैल्यूएशन का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तो उसमें कुछ भी नहीं करना है। तो ये CPWD के रेट से जो हमने रेट निकाला है जस्टिफाइड रेट है, इससे क्लाइंट को भी बेनिफिट है और इससे हमारी जो एक कैलकुलेशंस के साथ फिगर आ रही है वो जस्टिफाइड हो रही है और वो अच्छा भी लग रहा है। तो ये रेट हमने 4124 का जो रेट निकाला है, ये ग्राउंड फ्लोर का रेट आ गया। सेम रेट आ गया हमारा फर्स्ट फ्लोर का, डबल स्टोरी घर है। अब इसमें अगर हम देखते हैं कि अगर कि वहाँ पर कुछ जो घर है वो उसमें कुछ मतलब डेप्रिसिएशन है या और चीजें हैं या खराब है, पुताई नहीं, मतलब वाइट वॉश नहीं हुआ है, तो हम एक लाइन नीचे डाल करके इस रेट को 1 या 2% डाउन भी कर सकते हैं। तो वो मैंने, क्योंकि मुझे इस घर में लिखा वो उसमें कुछ कमियां थी, तो मैंने उसको 2% डाउन किया, तो 4000 का रेट मेरा एक आ गया। अब ये रेट मेरा हो गया कंस्ट्रक्शन का सर। अब ये कंस्ट्रक्शन में इनका जो सेल डीड था उस सेल डीड पर इन्होंने डिक्लेयर किया है कि ये जो हाउस है वो 1986 का बना हुआ है, यानी कि 2001 तक ये 1986 में से 2001 में 1986 घटाएंगे तो 15 इयर्स हो गया, तो इसमें 15 इयर्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो इनका जो ग्राउंड फ्लोर है वो RBC स्लैब विद मार्बल फ्लोरिंग एंड ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन इज 1996, वो अपनी रिपोर्ट में लिखता हूँ एज पर सोल्ड सेल डीड विद एग्जाम विद प्रूफ कि ये सोल्ड सेल डीड में इन्होंने डिक्लेयर किया है कि ग्राउंड फ्लोर RBC का है, मार्बल फ्लोरिंग है और ये 1986 में बना है। कवर्ड एरिया इसका 118 स्क्वायर मीटर है। इस
इसको मैं 4000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जो हमारा रेट निकल के आया, उसकी कॉस्ट आई 4,75,000। अब डेप्रिसिएशन, अब चूंकि एक चीज इंपॉर्टेंट है सर कि अगर आरबीसी स्लैब है उसकी लाइफ 60 साल होती है, आरसीसी स्लैब है उसकी लाइफ जनरली 80 ईयर्स होती है। हमारा डेप्रिसिएशन का फार्मूला है रिप्लेसमेंट कॉस्ट इनटू एज ऑफ द बिल्डिंग टिल 2001 इनटू 0.9 अपॉन द स्ट्रक्चर के हिसाब से 60 और 80। जब हम 60 लेते हैं तो डेप्रिसिएशन हमारा आता है 1.25 और जब हम 80 लेते हैं तो 1.5 आता है। तो उसमें क्या होगा हमारे तो हमको डेप्रिसिएशन का फार्मूला इसमें लक्ष्य नहीं दिया तो बेसमेंट का बहुत कंसीडर तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। ईयर्स का आ जाता है 1,06,875। तो इस 4,75,000 ये वैल्यू भी हम लोगों ने पहले की थी, तब बेसमेंट जो था ना बेसमेंट कंसीडर नहीं कर रहे, नक्शे में पास नहीं है, तो लेस हो जाएगी। एंड सेम फॉर द फर्स्ट फ्लोर एंड द मम्टी, बिकॉज़ मम्टी की हाइट जो है वो 7 फीट है, तो उसका रेट हम कुछ एडजस्ट करते हैं कम। तो इस तरह से हम तीनों फ्लोर के कंस्ट्रक्शन का रेट निकाल लेते हैं और इसका जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन आ गया, मान लीजिए बेसमेंट कितना होता है? 7,50,000 आ गया, इसमें लैंड वैल्यू को जोड़ देंगे, पहले टोटल वैल्यू आ गया 9 लाख रुपीस। अभी 9 लाख रुपीस 2001 का वैल्यू है इस लैंड प्लस बिल्डिंग का। यहाँ तक हमारा काम खत्म हो गया। अब इसके बाद जब हम क्लाइंट को रिपोर्ट देते हैं तो क्लाइंट इसको अपने सीए के पास लेके जाता है और फिर वो 2022 में अगर सेल किया तो इस 9,01,000 को 3.31 से मल्टीप्लाई करेगा, 27 लाख की करीब वैल्यू आएगी। और अगर मान लीजिए कि उसने 40 लाख में बेचा है तो बचेगा 13 लाख का, उसको कैपिटल गेन 20% देना होगा। ये एक केस स्टडी है सर जो मैंने वैल्यूएशन दी है और लगातार कर रहा हूँ। कुछ मैं गलत कह रहा हूँ तो कृपया आप मुझे सही कीजिए। हेलो, थैंक यू। इस तरह के किससे कुछ पूछना? एक चीज और है, तो जैसे एक वैल्यूएशन ये है मेरी, इसमें मैंने टेक्निकल डिटेल्स में भी मैं ये चीजें डालता हूँ कि वो उस टाइम का कंस्ट्रक्शन कैसा था। अभी एक मेरे पास बड़ा दिलचस्प वैल्यूएशन का केस था कैपिटल गेन का ही, जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा। वो एक हाउस था, भेजा था पहले वैल्यू बढ़ के 2 रिपोर्ट में 2001 में 2022 तक भी वो हाउस था, लेकिन रजिस्ट्री पर तो उसको डिमोलिश कर सकते हो। 25,000 लगाया था, 25,000 रुपये जमीन का रेट? हाँ तुम देखते नहीं मतलब डिस्कस करके मेल तो हटा, मेल तो हरिओम जी अपना स्पीकर बंद कर दीजिए प्लीज। हेलो हेलो हेलो, हाँ सर बोलिए। दास साहब मैं सब मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी हाँ जी सर। अभी एक वैल्यूएशन मैंने किया है, उसमें एट प्रेजेंट वो एक प्लॉट है, 2023 में वो सेल किया। 1957 का बनाया हुआ घर था, उन्होंने उस घर को पूरा तोड़ने के बाद रजिस्ट्री किया, तो हमको उसका वैल्यू 2001 का देना है और 2001 में तो मकान था। तो मैंने उनसे एक लेटर लिया और उनसे कुछ मैंने डिमांड किया कि आपके पास इस घर के कुछ फोटोग्राफ्स हैं क्या। तो उन्होंने मुझे फोटोग्राफ्स बाहर से उस घर के अवेलेबल कराए, जिससे कि मैं उस घर की जो कंस्ट्रक्शन की टाइप थी वो सब मैं देख पाया। मेरे लिए चैलेंजिंग ये था कि एट प्रेजेंट वो एक प्लॉट है और मुझे एक घर की वैल्यूएशन देनी है 2001 में, क्योंकि 2001 में वो घर था। तो मैंने उनसे एक लेटर लिया, उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया कि ऐसे ऐसे हम ये आपसे वैल्यूएशन चाहते हैं। हमने ये 1957 में प्लॉट लिया था और 1965 या 80 तक हमने इसका कंस्ट्रक्शन किया। इसके बाद हमने 2023 में इसको बेचने से पहले अभी फरवरी में हमने इसको डिमोलिश कर दिया और इसमें 4 कमरे ग्राउंड फ्लोर पर वुडन जॉइस्ट यानी कड़ी रूफ है और ये था इसमें। उनके फोटोग्राफ्स हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और हम अपनी जिम्मेदारी पर आपसे ये रिपोर्ट चाहते हैं कि आप इसकी जो कंस्ट्रक्शन मकान वाली थी उसके साथ इस
की वैल्यूशन 2001 1 अप्रैल 2001 की दें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब कोई चीज़, कोई घर नहीं है और हमको घर की वैल्यू देनी है तो हम उनसे एविडेंस के रूप में वो लेटर जरूर लें या कुछ उनसे एविडेंसेस लें, जैसे फोटोग्राफ्स हैं। तो मैंने उनके पुराने फोटोग्राफ्स भी अपनी रिपोर्ट के साथ लगाए और उस प्लॉट के फोटोग्राफ भी अपनी रिपोर्ट के साथ लगाए, और अपनी रिपोर्ट में मैंने साफ साफ लिखा कि एज क्लाइंट हैज सेड टू मी कि on the time of registry they demolished the existing building, and in the year of 2001 it was the house at ground floor, and some photographs etc. as an evidence of construction has produced to me, has produced before me. So on the basis of my client guidance, written guidance, I am preparing this valuation report. तो उनके हिसाब से भी मैंने उन्हें जो कंस्ट्रक्शन ग्राउंड फ्लोर पे उन्होंने बताया था, उसको मैंने पीछे मेथड डिस्कस किया, सीपीडब्ल्यूडी के रेट से मैंने उनका कंस्ट्रक्शन का रेट निकाला वुडन जॉइस का, जो मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। तो लैंड वैल्यू प्लस कंस्ट्रक्शन वैल्यू से हमने वो वैल्यूशन दिया। और एक चीज़ और मैं ज़रूर करता हूँ, इस केस में मैंने रिपोर्ट पर एक उनकी कंसेंट ली लास्ट में अपने साइन के साथ साथ, कि डिक्लेरेशन लिया उनसे कि ये एक घर था और जो कि इसकी वैल्यूशन हम घर की चाह रहे हैं, ये रजिस्ट्री हमारी है और ये हम अपनी कंसेंट से हमने रिपोर्ट बनवाई है। ये क्योंकि लीगल पॉइंट्स के लिए खुद को सेव करने के लिए ये पॉइंट्स मैं उनसे लिया और उनके साइन करा के रिपोर्ट मैंने उनको दिया, एक सॉफ्ट कॉपी अपने पास ली। तो ये कुछ केसेस हैं सर जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं वैल्यूशन के। बेसिक चीज़ यही है कि वैल्यूशन में हम स्मार्टली जो सीपीडब्ल्यूडी के रेट्स हैं वो 1992 बेस ईयर को लेते हुए 2001 के लिए, 2001 से पहले जो 100 का जो ईयर जा रहा है वो 1992 है। जब हम 81 को बेस ईयर मानते थे तो शायद 1970 पे 100 था, तो वो चीज़ हमको देखनी होती है और उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन का रेट निकालना होता है, और वो रेट निकाल करके जो कंस्ट्रक्शन इस टाइप का है तब हम उस कंस्ट्रक्शन की वैल्यू देनी चाहिए कैपिटल गेन के केस में। यहाँ तक ये ऐसे मैं करता हूँ 10 साल प्लीज। थैंक यू सर। मैं दिनेश जैन बात करना चाह रहा था इस बारे में। सर जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, 2 पॉइंट मैं आपसे क्लियर करना चाह रहा हूँ। नमस्कार सर। देखो, ये आपने जो बेसिक रेट लिया है 2 का, वो रेट है जी, और आप बैठ के मुजफ्फरनगर की प्रॉपर्टी की मान लीजिए, तो वो रेट तो मेरे जैसा आपको नहीं हो सकता वहाँ पे। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। मैं बोलता हूँ, आपने 1992 का बेसिक रेट लिया है, प्लेन एरिया रेट सीपीडब्ल्यूडी पर सीपीडब्ल्यूडी रेट जो है टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो दिल्ली का रेट है, वो रेट दिल्ली। हाँ जी, आप वैल्यूएशन करते हैं मुजफ्फरनगर। जी जी जी, तो वो रेट तो एप्लीकेबल नहीं है। जी जी जी, जैसा मेरी सोच है ऐसी। सर सीपीडब्ल्यूडी जो है ऑल इंडिया बेस पे है, आपने बहुत अच्छी बात, नहीं ऑल इंडिया बेस पे तो है। मैं आपसे आपने बहुत अच्छी बात पूछी है सर, आपने बहुत अच्छी बात डिस्कस की है सर। एक्चुअली दिसंबर 2019 में सभापति राव साहब ने दिल्ली में ये पीवीआई की एक कैपिटल गेन पर एक सेमिनार की थी, तो मैंने यही क्वेश्चन उनसे किया था कि हम सीपीडब्ल्यूडी के रेट मुजफ्फरनगर में बैठ के क्यों ले सकते हैं। तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि वैसे तो आप पीडब्ल्यूडी के रेट भी मुजफ्फरनगर के जो आसपास के वो ले सकते हैं, पर सीपीडब्ल्यूडी एक स्टैंडर्ड चार्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे होता है, तो आप दिल्ली के नियर बाई भी हैं, तो ये रेट ऑलमोस्ट आप पर एप्लीकेबल होते हैं जैसा उन्होंने मुझे गाइड किया था। और फिर मैंने एक तो बुक्स नहीं पढ़ा, जो जयरामन सर की बुक है उसमें भी सीपीडब्ल्यूडी के रेट्स को एविडेंस के तौर पे लिया गया है सर। बाकी आप गाइड कीजिए कि इसमें और क्या। सर मेरा ये कहना है कि
एक बिल्कुल मेरे साथ तैयार नहीं है अभी मेरे पास, लेकिन एक उनके यहाँ एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसके अंदर बेसिक रेट डालने पड़ते हैं, जैसे सीमेंट का रेट है, ब्रिक का रेट है, या केबिल का रेट है, फैन का रेट है, वो टेबल शीट में भी देखी होगी। उस कॉरस्पॉन्डिंग वो उन टेबल से वो प्रिंट एरिया रेट निकलता है, उनसे ही टेबल निकलता से वो प्रिंट एरिया रेट निकलता है। है। लेकिन वो रेट आपका जो दिल्ली में जो सीमेंट का रेट है, वो मैं मुजफ्फरनगर या हरिद्वार में नहीं मांग सकता। हाँ जी, तो मुझे वो 2001 का रेट जो है, हाँ मैं इसका जवाब आपको नहीं देता हूँ सर जी 2001 का रेट हरिद्वार का लगाना पड़ेगा। उसके बेसिस पे जो 166 आपने निकाला है, जो आपने टेबल से लिया है, वो उसके बेसिस पे वो 168 भी हो सकता है या 150। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब मान लीजिए मुजफ्फरनगर का पीडब्ल्यूडी का रेट जो है ना सर, तो सहारनपुर मंडल से निर्धारित होता है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, इन जिलों के रेट्स मैं नहीं मान सकता कि एक होंगे। हमारा जो सिविल इंजीनियरिंग का प्रोफेशन है, ये अप्रोक्सीमेशन का प्रोफेशन है सर जी, अप्रोक्सीमेशन का। तो अब ये 3 जिलों में जैसे पीडब्ल्यूडी के रेट कभी मैं लेके आया अभी, तो वो सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर तीनों ब्रिक का रेट एक ही माना गया है, तीनों में सीमेंट का रेट एक ही माना गया है। जबकि अगर सहारनपुर और शामली मतलब मुजफ्फरनगर देखा जाए तो 60-70 किलोमीटर तक है। तो ये वेरी कर सकते हैं सर, ये वेरी कर सकते हैं। मैंने सीपीडब्ल्यूडी तमिलनाडु का रेट नहीं उठाया सर, हमने सीपीडब्ल्यूडी दिल्ली का रेट उठाया है। और अभी मेरे एक साथी इसमें कुछ बीच में बता रहे थे, शायद वो मेरी मार्गदर्शन करेंगे। तो आप वो बता रहे थे सीपीडब्ल्यू रेट क्यों लेना चाहिए, तो कृपया मैं उनके शब्द भी सुनना चाहूंगा। हमारे एक साथी जो सेमिनार में मौजूद है वो कुछ बोल रहे थे सर। मैं एक मिनट और लेना चाहूंगा बस अपनी बात खत्म करने से पहले। अभी आपने दूसरी वैल्यूएशन रिपोर्ट को शेयर की, इसमें पार्टी ने प्लॉट ऐसे ही सर प्लॉट बेचा, तो हम जो आपने उससे पहले मैं बोला कि जब कोई पार्टी मेरे पास कैपिटल गेन की वैल्यूएशन के लिए आती है, तो मैं उससे मांगता हूँ कि रजिस्ट्री लेके आओ भाई पहले, बिना रजिस्ट्री कुछ नहीं हो पाएगा। रजिस्ट्री में तो लिखा नहीं है कि वो वहाँ पे मकान, ठीक, तो मैं उसको उसका बेनिफिट बिल्कुल लिखा है सर, बिल्कुल लिखा है, लिखा है, लेकिन तोड़ दिया ना उसने। नहीं उसमें रजिस्ट्री में उन्होंने लिखा है, गलत रिपोर्ट चलेगी सर, उसमें लिखा है रजिस्ट्री में गलत रिपोर्ट चलेगी। पहले ही जानी चाहिए थी वाली, हमारा ये एरिया डिफरेंस है ना, बाद में एक रेफरेंस वाला बनाया था ना, वो अलग जाना चाहिए। उन्होंने कवर्ड एरिया भी लिखा था दोनों रिपोर्ट की वजह से उन्होंने काम को डिमोलिश कर दिया, तो हमने इसकी मतलब क्या पहले एरिया डिफरेंस कर लिया था, जब उसने रजिस्ट्री की है, उस रजिस्ट्री में उस पे स्टैम्प ड्यूटी दी है, बाद में क्या नहीं दी। पुरानी रिपोर्ट चलेगी। पुराने पे ज्यादा गया है उसने प्लॉट पुरानी में रिपोर्ट में लैंड रेट कम लिया था 15,000 रुपए, बीच हाँ, में तो दिया था इसका मतलब है कि 25,000। वो प्लॉट 2023 में है। दोनों रिपोर्ट निकालो, मेरी दे दो, मेरी मैं जानकारी देख के के हिसाब बताऊंगा। से उसका बेनिफिट उसको नहीं मिल सकता। मैं गलत हो सकता हूँ, क्योंकि जो ये देखिए ये अब डिपार्टमेंट का काम नहीं डिपार्टमेंट का काम है। मेरे डिपार्टमेंट हिसाब से तो 2001 में वो मकान था, दो जो हिसाब से 2001 में वो मकान था। जो राइट एंड बेनिफिट हम उसको सेल डीड में जो दिखाया जा रहा है, उसका बेसिस ही ये, उसका रीजन भी ये, आपने भी मांगा, बिल्कुल सही मांगा कि भाई जो तुम बेच रहे हो उसी की तो वैल्यू करूंगा मैं, जो उसने बेचा ही नहीं उसकी वैल्यू कैसे कर दूंगा। मेरा ऐसा हो सकता है, मेरा कोई और मैं आपको बताता हूँ सर, इसीलिए मैंने कोई और मेरे साथी पूछना चाहेंगे, डिस्कस करेंगे कोई और मेरे साथी। हाँ सिंघल जी, देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही है इस पर। जी आपने बहुत अच्छी बात अभी कही है कि बेचने के टाइम पर वो प्लॉट है, तो प्लॉट 2023 में है। उन्होंने सेल डीड में डिक्लेयर किया है कि फरवरी 2022 तक ये मकान था, मार्च में हमने इसको डिमोलिश कर दिया। अभी सेल डीड में उन्होंने लिखा है और उन्होंने रजिस्ट्री भी प्लॉट की ही की है, क्योंकि वो मकान भी उनका काफी पुराना हो गया था, तो उसे जो नया खरीदार है वो तोड़ने के बाद नया मकान बनाएगा उस पर, ऐसा उस पर था। उसके बाद मैंने उनसे डिक्लेरेशन लिया, लेटर लिया,
उनसे फोटोग्राफ्स लिए एविडेंस के, उनके घर के अंदर के लिए, बाहर के लिए। तो मैंने उन फोटोग्राफ्स के बेस पर, उनके लेटर के बेस पर जो ग्राउंड फ्लोर पर उनका बना हुआ था, अपनी वैल्यूएशन में उसको लिखा, लेकिन साथ में लिखा कि दिस इज द hypothetical construction which I am considering it was a construction in 2001. It is on the will and wish of the department कि वो इस कंस्ट्रक्शन को कंसिडर करें या ना करें। मेरे क्लाइंट ने मुझको रिटर्न में दिया है कि 2001 में मेरा ये मकान था, और उसने अपनी सेल में भी लिखा है 2023 में हमने इसको तोड़ा है, वो भी मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखा। और उन्होंने मुझे ये इसकी स्पेसिफिकेशंस दी हैं। इन स्पेसिफिकेशन के बेस पर मैं ये इनकी ग्राउंड फ्लोर की कंस्ट्रक्शन की हाइपोथेटिकल वैल्यू दे रहा हूँ, क्योंकि ये 2001 से लेकर 22 तक, फरवरी 22 तक एक घर था। और इस पर एक चीज और ऐसा इम्पोर्टेंट, उन्होंने अपनी बैलेंस शीट में उस मकान के खर्चों को दिखाया है। वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, मैंने उनसे उनकी इनकम टैक्स की क्या कहते हैं वो आइडिया ली। इसमें उन्होंने अलग अलग ईयर्स में ना उसके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को दिखाया हुआ है। उसको ही मैंने अपनी रिपोर्ट में हवाला दिया कि ये कुछ एविडेंसेस हैं जिसके बेस पर ये मकान 2001 तक था और ये इसके हिसाब से वैल्यू है। तो बाकी आप कीजिए। मेरे को कुछ बता नहीं, मेरे को कुछ बता नहीं इस बारे में। आपका 2 पॉइंट चर्चा हो रही थी। एक तो कॉस्ट इंडेक्स के वाले जो साहब ने, जैन साहब ने बताया कि हम दिल्ली का रेट क्यों ले रहे हैं। ये जाहिर सी बात है, कॉस्ट इंडेक्स जो है ये हर शहर का, हर प्लेस में डिफर करता है, क्योंकि CPWD से डिसाइड करता है। हर जैसे कानपुर में वहाँ के रेट अलग है, लखनऊ में रेट अलग है, हर जगह अलग अलग रेट है। तो इसलिए प्रैक्टिकल होना क्या चाहिए था, जो हम लोग जहाँ कानपुर के हैं तो कानपुर रेट लेना चाहिए। लेकिन कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, CPWD रेट भी लेते हैं। ये डिपेंड करता है कैसे कहाँ किसको बेनिफिट उठा ले, क्योंकि हमारा कोई मना नहीं है कि हम दिल्ली का हम CPWD रेट नहीं ले सकते। लेकिन जनरली क्या होता है, जो प्रैक्टिकल में देखा हूँ, CPWD रेट जो है यूपी PWD रेट से करीब 5-10% ज्यादा रहता है स्टेट PWD से। तो इसलिए जनरली हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोकल PWD का रेट ही उठाएं। जहां तक इसका ये कॉस्ट इंडेक्स की सवाल है, तो उसका तो फॉर्मूला चार्ट है, चार्ट से हम कॉस्ट निकालते हैं। एक छोटी सी बात है, कुछ जगह पे प्रॉपर्टी ऐसा है जो मेन रोड पे है, 60 फुट रोड पे, कुछ लोग 4 फुट गली पे भी है। तो लेकिन हम तो अगर देखा जाए तो जो 60 फुट में जो कॉस्ट इंडेक्सिंग हुई, चाहे एक ही शहर में क्यों ना हो, एक ही मोहल्ले में क्यों ना हो, वो 4 फुट गली हुई नहीं हो सकती, क्योंकि ईटा मान लो यहाँ गिरेगा, यहाँ से साइकिल से कहीं उठा के ट्रॉली वहां ले जाएगा, तो कॉस्ट तो बढ़ गई ना। तो जनरली ये इतना मतलब हम लोग इसको बाइफरेट करना थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि इतना मतलब संभव नहीं है। नहीं तो कॉस्ट इंडेक्सिंग खाली हर शहर में एक ही नहीं रह सकती है, हर गली डिपेंड करेगा आपको अप्रोचेबल क्या है। जहां पे अप्रोच नहीं, आप खुद देखिए, एक गाड़ी आया 200 सीमेंट एक साथ डाल दिया, लेकिन जो गाड़ी गली के अंदर दे नहीं जा सकती वहां ट्रॉली में जाएगा, तो कॉस्ट तो बढ़ गया ना। तो इसलिए छोटी छोटी चीजें से हम जनरली प्रैक्टिकली हम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जनरली जो शहर में है उसी का एक्सेप्ट करना अच्छी रहती है। लेकिन जहां पे कुछ थोड़ी सी फायदा उठाने की होती है, देखिए हम लोग तो जज है, हम लोग जहां पे भाई हम ये कहते हैं वैल्यूएशन ना एक साइंस है ना आर्ट है, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। तो हम इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन अस। नहीं तो जनरली कॉस्ट इंडेक्सिंग डिपेंड करता है, जो लोकल PWD के रेट लेने से वो थोड़ी बेहतर ही होती है। तो ये हमारा जो सजेशन है। बाकी CPWD रेट लेना कोई मना नहीं कर सकता, हम नहीं ले सकते, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, तो ले सकते हैं। लेकिन जनरली प्रैक्टिकली हम जिस स्टेट में है उसी स्टेट का PWD रेट ले तो बेहतर है। दूसरा पॉइंट बता दो, फिर आप बात बताना। दूसरा जो बात हो रही थी कि जो पुरानी मकान है उन्होंने तोड़ दिया, खाली प्लॉट बेचा। कभी कभी होता क्या है, जो बेच रहा है वो बेचने से पहले भी आइडिया लेना चाहता है कि हमारे मकान का वैल्यू जब बेचेंगे तो कितना कैपिटल गेन बनेगी। तो उसी पॉइंट पे जो हम मकान बेचने से 2 महीना पहले भी कभी कभी हम लोग वैल्यूएशन करते हैं। जब कस्टमर हमारे पास आता है कि हमारे मकान है, हम 2 से 3, 4, 5 महीने बेचेंगे, तो हम जानना चाहेंगे कितना मार्केट वैल्यू होगी और कितना आपका कैपिटल गेन बनेगी। उस केस में हम टोटल लैंड एंड बिल्डिंग लेते हैं। और 2 महीने बाद अगर बोरोवर ने या कस्टमर ने अगर तोड़ दिया मकान, तो हम भी उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ये मेरा कहना था। बाकी सर मेरा ये कहना था कि इन्होंने अपने एनालिसिस में जितना भी जिक्र किया वो सर्कल रेट का किया, बट इनकम टैक्स का मार्केट वैल्यू चाहता, सर्कल रेट वैल्यू नहीं चाहता। आप उसको पढ़ेंगे उसको तो उसमें मार्केट वैल्यू केवल लैंड का है सर, लैंड का है। सर लैंड
फिर वो मार्केट वैल्यू कहाँ रहेगी? यदि आपने लैंड जो है सर्कल रेट पर कंसीडर कर ली तो फिर इनकम टैक्स का पर्पज डिफीट हो गया। जो उन्होंने अपने उसमें लिखा है, उन्होंने लिखा है मार्केट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एज ऑन 1/4/2001। यदि आपने लैंड को सर्कल रेट पर कैलकुलेट कर दिया तो फेयर मार्केट वैल्यू कहाँ रहेगी फिर वो? सर इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा, क्योंकि चाहे वीजा वैल्यूएशन हो, चाहे ये इनकम टैक्स वैल्यूएशन हो, या फिर ये उसके हैसियत बनवाते हैं ना वर्क सर्टिफिकेट हो, तो इनमें कहीं मैंने पढ़ा था कि रेडी रेकनर रेट्स चलते हैं। रेडी रेकनर रेट्स यानी कि सर्कल रेट चलते हैं लैंड रेट के रेट में। हमारे सर्कल रेट हम सर्कल रेट की टोपी लगाते हैं। तो इनकम टैक्स तो मार्केट वैल्यू मांग रहा है ना हमारे से सर, वो तो सर्कल रेट वैल्यू नहीं मांग रहा। यदि हमने लैंड को सर्कल रेट पे कैलकुलेट कर दिया, मैं दिल्ली में तो मार्केट रेट मान लीजिए, आपने मार्केट रेट सर मैं आपकी बात बताता हूँ सर, आपके शब्दों को आगे बढ़ाता हूँ। मान लीजिए आप मार्केट रेट ले रहे हैं, मुझे 2 सेकंड है। मैं दिल्ली जैसे शहर में बैठा हूँ जहाँ यदि मैं चाणक्यपुरी में आता हूँ, आज की डेट में जमीन का रेट 20 लाख रुपए गज का है और सर्कल रेट जो 8 लाख रुपए गज का है। तो अब मैं यदि सर्कल रेट पे, तो आज जिस प्रोपोर्शन आज है उस प्रोपोर्शन उस रिपो रहा होगा। हमारे यहाँ दिल्ली में 2007 से पहले सर्कल रेट रहे नहीं, तो हम कैसे कैलकुलेट करें? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो सज्जन बोल रहे हैं एलएनडीओ का रेट वो 1998 तक के है सर, 2001 के नहीं है लास्ट रेट। सर एलएनडीओ के 2001 उसमें मेंशन है, 2001 से 6 के दिया हुआ उसमें। सर एलएनडीओ का रेट जो लास्ट 1998 तक का आया था, वो रेट कम है वैसे, वो रेट कम है एलएनडीओ के, उसमें बहुत कम आता है वैल्यू उसका लैंड का। और उसमें अगर कोई एविडेंस है उस पीरियड का, कोई ऑक्शन का, कोई या गवर्नमेंट का कोई प्रूफ है, तो वो आप ले सकते हैं मार्केट रेट में। सर मार्केट रेट ऑफ लैंड इन दिल्ली जो है वो 1987 से 3/2000 तक है, 31/3/2000 जी। और हम करें 2001 की सर। नहीं हरियाम जी, जो आप शेड्यूल की बात कर रहे हैं वो शेड्यूल जो है वो 1/4/1987 से 31/3/2000 तक का है। ठीक है, 2000 तो 2001 तक का तो नहीं हुआ ना सर वो? नहीं 2001 का नहीं है वो। सर मेरा इसमें एक सबमिशन है, जो सर्किल रेट वैल्यू है उसको मानने में हमें उसका कोई सपोर्ट देने की जरूरत नहीं है, इसलिए उसको मान रहे हैं। बट सर इनकम टैक्स तो फेयर मार्केट वैल्यू मांग रहा है ना सर। एक मिनट पूरी तो सुन ले सर। जो हम आज भी कैपिटल गेन असेस कर रहे हैं वो भी रजिस्ट्री के रेट पे असेस कर रहे हैं, कितने में वो रजिस्ट्री एक्चुअल में हुई है वो तो हम भी कंसीडर नहीं कर रहे। तो एक बात का मतलब फायदा भी है और उसका नुकसान भी है। तो हम यदि उस पे ही स्टिक करें कि जो सर्किल रेट है वही मार्केट रेट है, तो उससे हमें बर्डन हमारे ऊपर कम हो जाएगा थोड़ा। अभी नहीं भले ही उसको बेनिफिट क्योंकि एक चीज और है सर, एक मिनट सर, एक मिनट। यदि वो ऐसा एस्टेब्लिश करे ऑफिसर, असिस्टिंग ऑफिसर कि भैया तुमने बेची भी तो ज्यादा है, उतने में बेची नहीं, उसका भी ग्रुप लाओ, वो भी मान लेता हूँ मैं। तो वो शायद हमारे लिए बहुत दिक्कत वाली बात है, ऐसा मेरा मानना है। अब या तो बिल एविडेंस तो आपके पास मार्केट रेट में बेस बता रहे हैं उसको लेकर चलेंगे, हमारे से कोई वैल्यूएशन नहीं लेगा कैपिटल की, क्योंकि उसका बेनिफिट नहीं होगा। सेकंड चीज जो आप बता आपकी बात है, क्योंकि इनकम टैक्स में वो फेयर मार्केट वैल्यू की बात करता है, तो उसने मांगा कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी रिचार्ज हो जाए। निर्मल जी ने भी सजेशन दिया कि हम एविडेंस निकाल के लाए, तो सर इतनी फीस नहीं मिलती, इसका क्या सोल्यूशन हो? हेलो, जितनी फीस ये बात बढ़िया है, उसके हिसाब से काम कर रहे हैं सर। वो क्लाइंट देगा ना सर, एविडेंस के लिए जो खर्चा है उसको क्लाइंट से लीजिए। क्लाइंट वो फीस मेरे को तैयार होगा तो जरूर मानिए। निर्मल सर वो मेरे पास ना आकर मैं 2003 अभी सर मैंने ग्रेटर क्लास का किया था, मैंने अभी ग्रेटर क्लास का वैल्यूएशन करना था। हाँ सर,
मैंने अभी ग्रेटर क्लास का इवोल्यूशन करना था, तो 2001 का रेट नहीं मिल रहा था, एलएनडीओ का रेट कम था। अब वो क्लाइंट कह रहे जी ये तो रेट बहुत कम है, बहुत कम आ रहा, तो मैंने कहा फिर एविडेंस, अब उसके पास भी कोई एविडेंस नहीं था। फिर मैंने अपने किसी वैल्यू फ्रेंड से वो एविडेंस लिया, 250 गज का पार्क फेसिंग मकान था कोई, और उस मेरा प्लॉट था बीच का। मैंने वो 250 गज का एविडेंस लिया, जो एक ऑक्शन हुआ था कोई, उसमें फिर वो 10% लेस करके मैंने उसका रेट ड्राइव किया उसका, मैंने जी पार्क फेसिंग प्लॉट का। तो वो इस तरीके से मैंने उसका रेट निकाला फिर मैंने लैंड का जी। हाँ, मतलब कुछ एविडेंस तो जरूरी है। एविडेंस के बगैर सब नहीं कर सकते। सर्कल रेट अगर 2001 का एलएनडीओ का रेट परफेक्ट है, उसमें वो पूरी लिस्ट है, उसमें दिल्ली के रेट दिए हुए हैं, उसमें जो सिग्नेचर है एलएनडीओ ऑफिसर के, वो आप ले सकते हैं। हाँ हरिओम सर, हेलो हरिओम सर। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ 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 सर, आपका अप्रोच क्या है मार्केट वैल्यू असेस करने की, जब हमारे पास कोई रिटन प्रूफ नहीं होता कि हमको डेली सराउंडिंग एरिया के कोई जो उस समय के सेल्डीड या कोई ऐसा सॉलिड प्रूफ मिले जिससे हम मार्केट वैल्यू या मार्केट रेट हम डिसाइड कर पाए, वो ठीक है। जब नहीं होता तो वी हैव लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन देन टू अडॉप्ट सर्किल रेट। आपका अप्रोच क्या है सर? हाँ हाँ, तो हम लोग को थोड़ा गाइड करिए तो बेनिफिशियल होगा। हरिओम सर, हरिओम जी, हेलो हेलो, संजय जैन बोल रहा हूँ। हाँ सर, इसमें क्लैरिफाई करना चाहता था। 2021 में एक अमेंडमेंट आया है सेक्शन 30 में इनकम टैक्स में, उसमें मार्केट रेट लेना ही नहीं है, उसमें केवल लेना है प्रॉपर्टी का कैपिटल गेन पर। ये उनका सर्कुलर है क्या? सेक्शन 50 में अमेंडमेंट बोल रहे हैं ना, उसमें 5% तक आप कर सकते हैं। मैक्सिमम वेरिएशन सर्किल रेट से 5% तक अलाउड है। और सर अगर इसको शेयर आप कर दें तो हम बहुत कर रहे हैं ना, इसी बोर्ड पर बहुत अच्छा रहेगा सर स्टेट करने के लिए। उसने मार्केट रेट की ये मेरे को पढ़ा था सर मैं। हाँ हाँ है ना। अच्छा, दिल्ली के बाद की कॉपी नहीं था मैंने इसके बारे में। सर दिल्ली के केस में क्या करेंगे? कोरोना टाइम में जो है 20% तक का वेरिएशन है 2020 में, है ना, वो भी सर्कुलर है ना। आपने जो है ये है या तो आपका मार्केट रेट या सर्किल रेट जो भी ज्यादा 2001 में, है ना, वो लिया जाएगा। क्योंकि हम भी इसमें जो है मैं देखता हूँ कि अगर हमारे मार्केट रेट क्या है, ठीक है ना, ये सारा डिस्कशन बेकार हो जाता है ना। हाँ, यही अप्रोच हमारे पास कुछ सॉलिड और सिंगल सर से भी निवेदन है कि सर अगर हम सभी सर्वाइवर अपने अपने जो कैपिटल गेन के रिपोर्ट्स हैं जिसको हम समझते हैं कि बेहतर है या बेनिफिशियल होगा, अगर हम आईवा प्लेटफॉर्म पे जो है शेयर करें, क्योंकि हम जब एक प्लेटफॉर्म पर ही यूनाइटेड में बैठे है ना, तो हम एक दूसरे के एग्रीड सर, एग्रीड आपसे नहीं सर, सभी अपने वैल्यू फेवर्स मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी एक एक जो उनको समझ में आती है कि हाँ ये बेनिफिशियल हो सकती है या इंफॉर्मेटिव हो सकती है, ठीक है, वो हम जो आईवा प्लेटफॉर्म पर शेयर करें जिससे मैक्सिमम लोग हम बेनिफिट कर सकते हैं। आप हाँ एनसीआर के नजदीक बैठे हो या वो, लेकिन जो फार फ्लंग सिटीज में या सर है ना दिल्ली के, मैं आजमगढ़ से हूँ। दिल्ली के आप आजमगढ़ से? हाँ मैं आजमगढ़ से हूँ, बनारस से लोग मेरे साथी दिल्ली के रेट कहते हैं ना 2000 तक के हैं, वो भी नहीं दिल्ली आ जाएंगे। वो पैन इंडिया स्वीकार है, उसमें तो कोई इफेक्ट बात है ही नहीं। और दूसरी बात कि अगर हम लोकल रेट्स लेते हैं तो हमको जस्टिफाई करना पड़ता है, वो लेंथी प्रोसेस हो जाता है, उसमें कुछ फीस फैक्टर भी आता है, को जोड़ना चाहते हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर के अदरवाइज हमें जो प्रॉपर फीस मिलती है तो हम रेट अपने से एनालाइज करते हैं, अपनी एनालाइज रेट हम लगाते हैं, उसका रीजन देते हैं। ये मेरा मानना है। अगर मुझे क्लाइंट नहीं देगा तो मैं 2001 के रेट जो है ना मार्केट
रेट 3-4 सैलरी वहां से तहसील से निकलवाऊंगा, लेकिन अब उसके पास इतना टाइम है ना, वो फीस देना चाहता हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कॉल आ रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कह रहा है कि तो जल्दी जल्दी सर मोस्टली जो सेल्डिट्स में मोस्टली क्या होता है, उनके पास एक फिक्स रेट होता है, उसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन और कंडीशन ऑफ बिल्डिंग, वो सेम रेट लगा देते हैं, क्योंकि उनको स्टैम्प ड्यूटी अपनी क्लेम करनी होती है। एक्चुअल असेसमेंट में हमें बिल्डिंग की कंडीशन और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन देखना पड़ता है, जिससे हम अपनी रेट जो कैलकुलेट करते हैं। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जिससे हम किसी जो निर्णय पे पहुंचते हैं। और जैसा कि हमारे चेयरमैन सर, हाँ, आप सबसे जो फिर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे लिए एक और रेवेन्यू खुल सकता है कि अगर ये रजिस्ट्रेशन विभाग में ये हम अप्रोच करके ये मैंडेटरी कर सके कि कोई भी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं या तो अगर वैल्यूअर से हम इनकम टैक्स अप्रूव्ड वैल्यूअर से जो रजिस्टर करावें तो क्लाइंट को भी बेनिफिट होगा और मान भी होगा, हम सबको जो वर्क भी मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। दैट्स ऑल। और किसी साथी को सजेशन देना है तो प्लीज वेलकम। आप सिंगल जी, अगर इसमें रजिस्ट्री में मेंशन नहीं है ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो उसको कैसे किया जाए, जैसे डेप्रिसिएशन लेने के लिए? में एक्चुअली जब रजिस्ट्री होगी ना सर, जब रजिस्ट्री सेल की जाएगी कोई प्रॉपर्टी, जब भी मुजफ्फरनगर में तो यही है कि कई बार प्रॉपर्टी सेल कर रहा है तो उसमें ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं, वो मेंशन यहाँ तो होता है सर हमारे पास तो ये लगभग 15 साल पुरानी, कईयों में नहीं होता, वो फिर हमें पेपर वापस करने लगते हैं। सर उसका आप ना बिजली का मीटर लगा और सिक्योरिटी जमा कराइए उसमें, इलेक्ट्रिक कनेक्शन का या कुछ भी उसका प्रूफ हो, प्रॉपर्टी असेसमेंट का हो, उसका कोई डॉक्यूमेंट हो उसके पास, प्रूफ होना जरूरी है। बिल्कुल सर, प्रूफ होना जरूरी है। जैसे इस केस में मैं प्लॉट को बता रहा हूँ सर, प्लॉट की वजह से इसमें मैंने हाउस टैक्स की रसीद ली है 1965 की और बिजली का बिल भी लिया है 1965 का, कितना पुराना था इनके पास, वो मैंने फिर रिपोर्ट में लगाया। और सिंगर अमित साहब के लिए एक हम्बल सबमिशन मेरा है, अगर आप एग्री करें, जो आपने ये बताया था कि जो बिल्डिंग ऑलरेडी डिमोलिश हो चुकी है, मैंने उसका रिपोर्ट किया, तो सर मेरे हिसाब से हमें बिल्डिंग की वैल्यू नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पार्टी ने बेचा, सेल किया है, सिर्फ प्लॉट बेचा है, उसके बाद वो उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सही कहा आपने, है ना। और ये लिख देने से हम अपने जिम्मेदारी से नहीं बच सकते कि डिपार्टमेंट के ऊपर है कि वैल्यू ये कंसीडर करे या न करे, क्योंकि जब पार्टी क्लियर कर ओपन प्लॉट ही बेचा है तो व्हाई शुड बी असेस बिल्डिंग वैल्यू। बस इसमें एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा सर, अगर पार्टी की रजिस्ट्री में ये लिखा है कि वो जो डिमोलिश हुआ है वो 2023 में हुआ है और हम जो वैल्यू दे रहे हैं वो 2001 की दे रहे हैं, 2001 में बिल्डिंग है सर 2001 की वैल्यू है, हमारी प्रॉपर्टी है, हम उसको किस रूप में हम सेल तो कर रहे हैं, प्लॉट के रूप में हमने पार्टी से अपने बिल्डिंग का कोई क्लेम कर रहे हैं, बिल्डिंग के रूप में तो हमने उससे एक पैसे नहीं लिए, तो बिल्डिंग में हमें कैपिटल गेन का बेनिफिट तो मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सर अगर उसकी रजिस्ट्री में मेंशन है कि इतना बिल्डिंग बना हुआ था तो उसको आप क्या करेंगे? नहीं, बिल्डिंग बना हुआ तो ठीक है, लेकिन बेनिफिट तो सिर्फ प्लॉट का ले रहा है, बिल्डिंग तो बेची नहीं उसने। सर जो उसका सेल जो बेचा है उसने, अगर उसमें मेंशन किया हुआ है कि बिल्डिंग इतना बना हुआ है 2022 में बेचा मान लो, और उसका फिर आप कैसे करोगे जो ये बात बता रहे हैं? सर जो है अगर वो बिल्डिंग को लेता तो भले वो पार्टी जो परचेजर है वो उसको डिमोलिश करता, उसकी कुछ कास्ट कम ले लेता, गिराने बढ़ाने का कास्ट ले लेता, लेकिन बिल्डिंग जिसने उसने बेची ही नहीं है, ये मेरा ख्याल है। इस पे जो अगर हम और साथियों से नहीं मैं सहमत, मैं बिल्कुल आमंत्रित करता हूँ, है ना, सजेशन मैटर ऑफ डिस्कशन है, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए।
अभी सिंगल साहब ने बोला ना कि जो बेचे उसकी उस पे कैपिटल गेन होगा, प्लॉट बेचा है ना तो उसी में हमने प्लॉट सिंगल साहब ने बताया ना कि बेचा है उस पर वैल्यूएशन होनी चाहिए। नहीं, अगर प्लॉट बेचा है और रजिस्ट्री में प्लॉट ही मेंशन है, उसमें बिल्डिंग नहीं है, तो फिर नहीं लेना चाहिए। अगर रजिस्ट्री में मेंशन है और उसके बाद तोड़ दिया, मान लो उसने जो लिया, जिसने परचेज किया, तो उसमें नहीं, जिसने तोड़ा है, अगर तुमने तोड़ा है तब तो हम बिल्डिंग की कास्ट लेंगे। हाँ, यस यस। नहीं लेकिन अगर सेलर खुद अपने आप से बिल्डिंग डेमोलिश करके अगर सेलर जो बिल्डिंग डेमोलिश करके सिर्फ प्लॉट बेच रहा है, तो हम बिल्डिंग की वैल्यू क्यों कंसीडर करेंगे? हाँ, अगर उसने मेंशन नहीं किया है तो उसमें नहीं लेंगे। नहीं, मेंशन किया भी है तो भी ऐसा देखो, अभी तोड़ा उसने 2022-23 में है, 2001 में वहाँ मकान था, तो आप कैसे इसको इग्नोर करेंगे? बताइए। सब तोड़ा किसने है? तोड़ा उसी ने है, लेकिन जब उसने सेल किया है तो सेल में मेंशन किया है ना कि मेरा 2000 ये बना हुआ था, इतना एरिया है, सेल में मेंशन किया है। बना हुआ तो उस एरिया का तो उसने जो सेल को उसने स्टैंप ड्यूटी पे किया है, वो तो सिर्फ लैंड के लिए किया है सर। सर मैं कह रहा हूँ, बेनिफिट उसने सेल में लिए हैं, वही तो एंटरटेन किए जाएंगे। सर कवर्ड एरिया में मेंशन किया है ना, बिल्डिंग का कवर्ड एरिया मेंशन किया हुआ है, तो उस केस में तो आपको लेना पड़ेगा सर। सर कवर्ड एरिया मेंशन करने से कुछ नहीं, उसने स्टैंप ड्यूटी दी है उसकी, नहीं दी। स्टैंप ड्यूटी जब उसने बिल्डिंग में दिया ही नहीं है, तो फिर कैसे हो जाएगा? गलत है वो बिल्कुल। मतलब आप इसको ऐसे समझे ना, वो गलत है। ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि हम नहीं सर, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। सर डिस्कस कर रहे हैं। मेरा कहना ये है, अगर उसने जो रजिस्ट्री सेल किया प्लॉट, ठीक है, उसमें लिखा कि एक मकान बना हुआ है, उसमें इसका कवर्ड एरिया इतना है, ठीक है, अब मौके में उसने तोड़ दिया, उसके बाद वो मतलब जो भी तोड़ के बेचा, अब जो रजिस्ट्री में अगर उसमें रजिस्ट्री में एरिया मेंशन है, कवर्ड एरिया प्लॉट का एरिया के अलावा उसका बिल्डिंग का एरिया मेंशन है, तो क्या आप उसको इग्नोर करेंगे? तो वो कहता नहीं मेरा बिल्डिंग का भी लेना है, और एविडेंस देता है आपको 2001 में था वो बिल्डिंग। मेरे विवेक से मतलब वो बारे में नहीं, हम भी प्रयास करेंगे। हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग भी अपने स्तर पे किसी एक्सपर्ट से, या जो इवन अगर कोई इनकम टैक्स का करो, मैं भी कोशिश करूंगा ITO से बात करने की। अगर इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, मैं जरूर शेयर करूंगा ग्रुप में। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस पहलू पे जो है अपने अपने हिसाब से आप लोग सर्च करिए। कैपिटल गेन होता है सर, सेल माइनस परचेज। सेल हुआ है उसी का एक्विजिशन बिल्कुल गेन जो होता है सेल माइनस परचेज एक्विजिशन कॉस्ट, उसी की एक्विजिशन कॉस्ट हमने लेनी। वैल्यूएशन निकालते समय तो हमें सर दोनों चीज देखनी पड़ेगी ना, लैंड का भी बिल्डिंग का भी, अगर बिल्डिंग मेंशन है तो सर इस मैटर पर हमें डिस्कशन मतलब और नॉलेज लेने की जरूरत है। ओके सर। और सभी से फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि अपने अपने एक्सपीरियंस या जो अपनी जो बेस्ट रिपोर्ट्स हैं हम एक दूसरे से शेयर करें, क्योंकि नंबर सभी के पास है, तो हम एक दूसरे से डायरेक्ट कांटेक्ट करके भी हम बात कर सकते हैं। इसमें एक्सचेंज ऑफ नॉलेज भी होगा, बिल्कुल, और एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। और बिल्कुल ठीक बात है सर, ठीक बात। थैंक यू सर। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, मैं थोड़ी हटके कुछ बोलना चाह रहा हूँ। संजय ने कहा कि हमारे रजिस्ट्री ऑफिस में हम लोग को क्या होना चाहिए। एक्चुअली हम लोग लगे हुए उसमें, तो हम यूपी से स्टार्ट कर रहे हैं। रेवेन्यू बोर्ड में का अच्छा खासा काम चल रहा है। मैं मंडे को जा रहा हूँ लखनऊ, हमारे साथ लखनऊ का चेयरमैन सेक्रेटरी भी रहेंगे, तो उनसे काफ़ी बातें आगे हुई है। एक बार क्योंकि हम पहला अटेम्प्ट यूपी में है, अगर यहाँ से सक्सेस हो गए तो ऑटोमेटिकली यूपी में जितना डिपार्टमेंट है, खाली रेवेन्यू बोर्ड नहीं है, लेबर डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट है, कंसर्न डिपार्टमेंट, सबसे हमारा वैल्यूएशन मानी जाएगी। तो इसलिए उस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये एक बार हम यूपी में सक्सेस हो गए तो फिर हम दूसरे स्टेट पे भी हम अपना ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगी, ताकि बैंक, हमारा लक्ष्य है कि बैंक को छोड़ के हमारा कहाँ कहाँ पे कमाई का पॉसिबिलिटी है, हम लोग आश्वासन उसी में लगे हुए हैं। तो संजय से मैं कहूँगा, इसमें ऑलरेडी आश्वासन लगा हुआ है, तो बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिल जाएगी। मंडे को हम जा रहे हैं, होता मंडे ट्यूजडे में आपको ग्रुप में डाल दूँ कि यूपी में कितना सक्सेस हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने, लेकिन एक छोटी सी मदद यूपी वालों से चाहिए होगा हमको। जो यादव जी हमारा IAS ऑफिसर, उनसे बात हुई थी परसों नरसों,
तो उनका कहना सर आपने लोग थोड़ी मेहनत कर लिया, हम लोग दोबारा लिस्ट उन्होंने CCIT मांगी है फाइनल लिस्ट, क्योंकि उन्होंने कुछ मंगाई थी, हमने कुछ भेजी, कुछ लोग हमारा नए मेंबर बने उनका छूट गई, तो इसलिए दोबारा मांगे। तो उनका कहना था आप अपने मेंबर से कहिए जहां जहां CCIT है वहां पे अप्रोच करके हमको जल्दी करवा ले, ताकि हम नए साल में लिस्ट बनाकर तैयार कर दें। तो मंडे को हम इसी काम के लिए हमारा लखनऊ का चेयरमैन सेक्रेटरी और हम तीनों लोग वहाँ रेवेन्यू बोर्ड भी जा रहे हैं। और थोड़ी सी स्टेट बैंक में कोई दिक्कत थी, हमारा विजिलेंस और DGM विजिलेंस से बात हुई है LHO में, तो उसमें भी जा रहे हैं। और थोड़ी बैंक ऑफ इंडिया में हमारा भाई लोगों को थोड़ी दिक्कत थी लखनऊ का भी, तो इसलिए वहाँ भी जा रहे हैं। तो मंडे को मेरे ख्याल में जो रेवेन्यू बोर्ड है जो प्रोग्रेस हो जाएगी तो हमारे चेयरमैन सेक्रेटरी ग्रुप में डाल देंगे हम लोग क्या बातें हुई, तो इसलिए उसका टेंशन ना लीजिए, हम लोग लगे हुए काम में। और कोई डिस्कशन मुद्दा? दास साहब एक सजेशन मेरा ये था जी सर। दिल्ली NCR को भी सर कवर करे आईवा अगर तो ज्यादा अच्छा रहेगा सर ऐसा ना मैंने कहा ना हमारा जहां जहां पे मेंबर है वहां हम सभी कवर करेंगे। ये क्योंकि पहला अटेम्प्ट हम थोड़ी कोशिश कर रहे हैं, अगर ये जैसे कि हमें थोड़ी मालूम तो पड़े ना है सिस्टम क्या है, क्योंकि यहाँ लखनऊ नजदीक अप्रोच हो जाएगी, तो एक बार यहाँ से एक्सपीरियंस ले लेंगे तो हम हर स्टेट में हर स्टेट में शुरू कर देंगे। तो इसलिए आप बिल्कुल टेंशन न लीजिए, थोड़ी हम एक्सपीरियंस हो जाए ना कैसे क्या सिस्टम क्या है, तो सिस्टम मालूम हो जाएगी तो हम तो हर एक जगह अप्लाई कर देंगे इसको। और हम दिल्ली मेरे ख्याल अगले महीने जून में शायद जाएंगे दिल्ली, तो वहाँ थोड़ी PM ऑफिस से थोड़ी सी परिचय की है, तो वहाँ जुगाड़ करके भी हम लोग उसमें लगे हुए कर रहे हैं उसको। तो पहले रेवेन्यू बोर्ड यूपी का हो जाए, फिर हम, क्योंकि एक बड़ी एक्सपीरियंस और चेयरमैन सेक्रेटरी मालूम है कितना मेहनत हम लोग उसमें कर रहे हैं, थोड़ी सी अगर एक्सपीरियंस ज्ञान हो जाएगी ना तो ये ज्ञान को हम आगे इस्तेमाल करें, कम समय में हमारा काम हो जाएगी। अच्छा, और कोई LHO लखनऊ में किसी का स्टेट बैंक कोई की दिक्कत है जैसे लखनऊ वालों को थी, क्योंकि हम लोग जा ही रहे DGM विजिलेंस से मिलने के लिए इस सिलसिले में, अगर किसी का कोई दिक्कत हो बताएं तो हम भी उनको उनके सामने पेश करेंगे। सर हम लोग का तो जो हम लोगों ने बनारस में जमा किया है, नहीं वो तो अगर है ना, क्योंकि LHO जो है वो बनारस में सभी तो उसी के अंडर में आएंगे ना। हाँ, क्यों LHO का DGM विजिलेंस सब मिलने जा रहे हैं मतलब मंडे को। सर दिल्ली LHO को भी पता नहीं चला सर हमारा फॉर्म भेजा या नहीं भेजा। एक्चुअली मैं देख रहा था ग्रुप में डिस्कशन हो रही थी, उससे थोड़ी सी हम लोग कमी कुछ रही, या तो ऐसा आगे के लिए सिस्टम बनाइए, अभी भी कर सकते हैं कि जैसे हम लोगों ने लखनऊ में जैसे जानकारी हुई तो हमने तुरंत जो उस दिन शाम को AGM को चिट्ठी लिख दिया, ताकि कि हमारे 10 लोगों का जो मेंबर को आपने जो है फॉरवर्ड नहीं करी। उसके पीछे पहला मकसद ये था कि उनको ये जानकारी हो कि इससे पीछे आसन लगा हुआ। दूसरी था वो हमको बता देते हैं कि ना हमको ये मेंबर ने फॉर्म जमा ही नहीं करी। तो ऐसे अगर सिस्टम दिल्ली में हर जगह पे अगर ऐसा हो जाए कि हमने फला जगह जमा करी, तो हम एक बार उनसे कंफर्म कर ले सर ये मेंबर आपके जमा करी, तो एक कॉन्फ्रेंस में मुहर लग जाएगी, हमने आश्वासन का मेंबर यहाँ जमा करी, कल को ना नहीं कर सकते। तो ये अगर इस बार जो हो गया, अगले बार से फिर ये क्योंकि समय बहुत हो गया, अगले बार से मेरे ख्याल ये सिस्टम अपनानी पड़ेगी। आप जो जहाँ जिसे भेज रहे भेजने के बाद तुरंत हमको जो है आश्वासन लिख दें, ताकि हम उसी ब्रांच को तुरंत ले कॉन्फर्मेशन हो जाए कि भैया हमने आश्वासन का मेंबर यहाँ सबमिट किया। वो इस बार शायद संभव नहीं है, अगले बार से भी ध्यान देंगे हम लोग। जैसे बनारस ऑफिस से अगर हमें पता कर लें कि वहां से जो हमारे आगवा के मेंबर्स है जिन्हें जो 7 नाम है सर, वहां से जो इन्होंने LHO भेजा है या नहीं भेजा है, तो ये आप काम करो ग्रुप में डाल दो। ये हमारा लखनऊ का जो एक है ना बनारस का जो चेयरमैन सेक्रेटरी है जो वाइस चेयरमैन है, ये जाके पता कर पूछ लेंगे। या तो ये हो जाए कहाँ बनारस में कौन कौन जमा के ग्रुप में पड़ जाए, हम उनसे पूछवा लेंगे। ठीक। अच्छा, हम लोग भी कानपुर जमा किया, हमें कोई कन्फर्म थोड़ी कि यहाँ गया, लेकिन ये हमारा गारंटी हो गया होगा, बस ये सबका विश्वास तो होती है ना। ओके सर, थैंक यू सर। और कोई टॉपिक के बारे में? सिंगल साहब आराम कर ले, कुछ पूछ लीजिए उनको, और किसी को पूछना नहीं है। ये तो आपने नहीं अमित सर को मैं बहुत ही धन्यवाद, साथियों के बहुत अच्छी नालिम करनी टॉपिक ठीक हो। ऐसे ना प्रोफेसर आदमी है ना, पढ़ा के तो नॉलेज हो जाता है ना। तो मेरे ख्याल में क्या हम लोग समाप्ति ओर चल रहे हैं? धन्यवाद सर।
नहीं, ये रमाकांत यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। धन्यवाद। एक्चुअली वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं रमाकांत यादव जी से अनुरोध करूंगा वोट ऑफ थैंक्स के लिए। रमाकांत यादव जी हमारा आईपी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इन कानपुर सेंटर। हाँ सर, नमस्ते सर। हाँ, सभी को शुभ संध्या। आईवा और इंस्टीट्यूट इंजीनियर्स की ओर से मैं इस दिन को सफल बनाने में सभी सम्मानित प्रतिभागियों को उनकी उपस्थिति और योगदान के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। कैपिटल गेन पर बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान देने के लिए मैं विशेष रूप से अतिथि वक्ता डॉक्टर अमित कुमार सिंघल, सलाहकार नियोजक व्यावसायिक परामर्श उद्योग मुजफ्फरपुर का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने कैपिटल गेन के बारे में बहुत ही सरल तरीके से सभी को समझाया। मैं इंजीनियर एस दास, अध्यक्ष आईवा, चेयरमैन इंस्टीट्यूट इंजीनियर्स कानपुर लोकल सेंटर डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह और उपाध्यक्ष आईवा इंजीनियर एम के श्रीवास्तव जी को इस दिन के आयोजन को सफल बनाने में योगदान देने के लिए धन्यवाद देता हूँ। अंत में मैं इस आयोजन में भाग लेने के लिए आईवा और इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के सदस्यों को काफी से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। नमस्कार। पांडे जी सर, नमस्ते।